बैठे। फाइल यहाँ की। आशुतोष गुप्ता ना? तो अपना परिचय दे। सर मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है। मैं नरसिंह विद्यालय के गोटेगांव तहसील का निवासी हूँ। मेरी स्कूलिंग सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोटेगांव से हुई। मैंने अपना ग्रेजुएशन ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है। इसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रारंभ की है। मुझे गिटार सीखना और फिल्म देखना पसंद है। आशुतोष, कहीं आपके परिचय में माता पिता का नाम था? क्यों? सर क्योंकि आपने मेरा परिचय, तो माता पिता का परिचय नहीं जुड़ा होता है सर। वो आपका परिचय मांगा तो फिर आपने तो सब बोल दिया, मेरे को गिटार पसंद है, मेरे को ये पसंद है, मैं वहाँ का जिले का, मैंने तो एड्रेस भी नहीं बोला आपसे। होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, आशुतोष का अर्थ क्या होता है? सर आशु का अर्थ होता है थोड़ा, और तोष का अर्थ होता है संतोष, जो शीघ्र संतोष प्राप्त कर लेते हैं, उसका अर्थ आशुतोष। अच्छा, तो शीघ्र संतोष प्राप्त कर लेते हैं। तो कभी आपने घर वालों से पूछा कि आपका ये नाम क्यों रखा गया? कि सर जो उन्होंने मेरा नाम भगवान शिव के नाम पर रखा था। भगवान शिव के नाम, उनका नाम आशुतोष है। यस। शिव जी, शिव जी योगी माने जाते हैं। कौन सी विधा के योगी माने जाते हैं? सर उन्हें आदि योगी कहा जाता है, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि वो ज़्यादातर समाधि में लीन होते हैं और योग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, हठ योगी भी कहा जाता है? यस सर, कहा जाता है। तो हठ योग क्या है? सर मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो ज़्यादातर समय योग में रहते हैं, और जो उनके भक्त हैं उनका इंतज़ार करते हैं कि जब भगवान शिव समाधि से बाहर आएंगे तब वो हमारे भक्तों की जो भी पीड़ा है या जो भी शंका है वो दूर करेंगे। तो इसलिए शायद हठ योगी कहा जाता है। अच्छा, कर्म योगी भी किसी को कहते हैं? सबसे बड़ा कर्म योगी कौन? किसी देवता, किसी ईश्वर को कर्म योगी कहते हैं। भगवान कृष्ण को कहते हैं। तो ये कर्म योग क्या होगा? सर उन्होंने जो धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया था, उन्हें गाइड किया था, इसलिए उसे कर्म योग कहेंगे। सर मुझे ऐसा लगता है सर, मुझे जानकारी नहीं। योग समझते हो? योग क्या है? सर योग ध्यान करने की एक पद्धति। योग ये ऐसा है कि शरीर और मन को जोड़ना योग, ऐसा? सर जो मन योग हम तब करते हैं जब हमें ध्यान केंद्रित करना होता है, या किसी जो डिस्ट्रैक्शंस आजकल होते हैं उसमें हमें योग करने की सलाह दी जाती है, ताकि हम अपने कार्यों में को अच्छे से कर सकें। अच्छा, अगर हम ऐसे भी नहीं कर सकते, सामान्य तौर पर मनुष्य को नहीं करना चाहिए, जो जैसे किसी फ्रस्ट्रेशन में है या स्ट्रेस जिसके पास हो, सर ऐसा तनाव की स्थिति से भी बाहर निकालता है ये। मुख्यतः मानसिक मन से संबंधित है योग। पिताजी का नाम क्या आपके? श्री नर्मदा प्रसाद जी गुप्ता। नर्मदा प्रसाद गुप्ता। नर्मदा जी के संबंध में कुछ बताएं। सर नर्मदा जी अमरकंटक से उनका उद्गम है, और उनका जो मुहाना है वो अरब सागर में मिलता है। 1312 किलोमीटर लंबी है, और मध्य प्रदेश में उनका प्रवाह 1077 किलोमीटर, 98,000 लगभग उनका अपवाह तंत्र है। और थोड़ा सांस्कृतिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक सर ऐसा माना जाता है कि तुलनात्मक रूप से जैसे कहते हैं कि गंगा नदी में यदि हम नहाते हैं तो 7 दिन में हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है, लेकिन यदि हम नर्मदा नदी में नहाते हैं तो हमें क्षण भर में मुक्ति मिल जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो नर्मदा नदी है उनमें जो शिवलिंग पाए जाते हैं, मतलब कि जो भी कण कण में शिव पाए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है सर है ऐसा है ऐसा। ऐसे क्षण भर में, जैसे आपने बोला क्षण भर में जो ये हो जाते हैं मुक्ति प्राप्त, तो ये क्या चीज, क्या सत्य है या केवल काल्पनिक कहानियां है, क्या है? तो फिर ज्यादा गंगा, माता जी को गंगा कहना चाहिए।
सर ऐसी मान्यताएं हैं। नहीं, मान्यता कहाँ है, ऐसा कहाँ लिखा है, किसने बोला है, कहाँ कुछ सर तो पता होगा ना? नर्मदा जी का वर्णन स्कंद पुराण के रेवा खंड में मिलता है, जहाँ पे उनकी जो उनकी घटना है सोनभद्र जी के साथ, उसका वर्णन है। और जो उल्टी जो बहने लगी, प्रवाहित होने लगी हैं, उसका वर्णन उसके साथ ऐसा कुछ लिखा है। हाँ, तो मैं सर को रोक रहा हूँ बीच में। तो ये उल्टी बहने का मतलब क्या? सर पश्चिम की दिशा में? यस सर, क्योंकि इसका, हाँ, इसके पीछे क्या कारण है? ये पश्चिम की दिशा में क्यों? सर उसमें जो कहानी लिखी है वो सोनभद्र जी के साथ उनका विवाह तय होने वाला है। नहीं, ज्योग्राफिकली बताओ, सांस्कृतिक ठीक है। ज्योग्राफिकली सर, जब प्रायद्वीपीय भारत बन रहा था, तो उस समय भ्रंशों की घटना हुई थी। तो भ्रंशों से नदी प्रवाहित होने के कारण एक दिशा बन गई उसकी पश्चिम में बहने की। तो इस कारण से नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। ब्रांच में बहती है इसका? यस सर। आपने अभी नर्मदा जी के समय में बताया, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि नदियों को आपने, जैसे नर्मदा जी के समय में आपको प्राकृतिक रूप में आपने उनको पवित्र सारे रूप में बताया, ऐसा नहीं लग रहा है कि मानवीय रूप से कुछ ज्यादा नदियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है? यस सर। आपको ऐसा लगता है कि नर्मदा जी का, जैसे आपने इतना बड़ा नर्मदा का पूरा बताया, प्रभाव बताया, 13-12 बताया आपने, 10-77 बताया आपने, ऐसा नहीं लग रहा है जगह जगह हम क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है मानवीय प्रयोग कर नदी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? ये क्या सर, लगता है? नर्मदा नदियों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन उनका संरक्षण भी करना चाहिए। जिस प्रकार से हम उनका प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रकार से अभी तक संरक्षण के प्रयास नहीं करे गए हैं, या जो भी प्रयास करे गए हैं वो कहीं ना कहीं विफल हुए हैं। जैसे कि रेत खनन वगैरह किया जाता है, या शहरों से जो भी मान पानी। लीजिए आपको नरसिंहपुर का प्रभार दे दिया जाता है इस संबंध में, आप SDM या जो भी आपको प्रभार दे दिया जाता है, आपको पता है कि नर्मदा क्षेत्र में बरमान घाट, यस सर, या नर्मदा क्षेत्र में आपने कहा कि ककरा घाट, या जो भी आप जानते हैं कोटेगांव तरफ, उत्खनन को रोकने के लिए क्या करेंगे? सर सबसे पहले मैं जो भी रेत खनन क्षेत्र है उनको एक पोर्टल पे डालूंगा, डिस्ट्रिक्ट की पोर्टल पे डालूंगा, जिससे सभी नागरिकों को उसकी जानकारी हो कि यहाँ पर ये क्षेत्र है। दूसरा ये सर कि राज्य से जो सर्वेक्षण के आदेश दिए जाते हैं उनको नियमित रूप से कराऊंगा। और जो तलहटी है नदी की इतनी तलहटी पर रेत उपलब्ध होती है, इतना हमें खनन करना चाहिए, उसका मापन करवाएंगे। और GIS तकनीकी रूप से जो भी सहायता है, जैसे कि GIS का प्रयोग करेंगे, कैमरा का प्रयोग करेंगे, और जो आजकल सर नाइट विजन कैमरा वगैरह भी आते हैं, उनका भी प्रयोग करके इस पर रोक लगाने के प्रयास करेंगे। और आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार आपका राज्य सरकार का बहुत बड़ा राजस्व है रेत से, वो प्रभावित नहीं होगा? सर उससे, लेकिन एक क्षमता तक ही राज्य सरकार भी एक क्षमता तक ही गाइडलाइन जारी करती है कि आप इस क्षमता तक ही रेत का खनन करें, तो उसका भी तो उल्लंघन होता है सर। कि मतलब यदि अगर राज्य सरकार कह रही है कि आप उतना ही रेत निकालें जितना गाइडलाइन में दिया गया है, तो इसका अर्थ है कि वो उतना ही राजस्व प्राप्त करना चाहती है, उससे अधिक नहीं करना चाहती। बरमान घाट का क्या महत्व है सर बरमान घाट में, धार्मिक रूप से? यस सर, बरमान घाट में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, उसके बाद सर महाभारत काल में जब पांडवों का वनवास चल रहा था, उसमें वो वहाँ पर आए थे, और वहाँ पर नर्मदा जी को 7 धाराओं में प्रवाहित होती हैं, तो उनको बांधा भी था। वहाँ पर सर वराह मूर्ति और दुर्गावती जी का मंदिर भी है, हाथी द्वार भी है। ठीक है, दुर्गावती जी का? जी सर, दुर्गावती जी का मंदिर है। दुर्गावती देवी की दुर्गावती रानी? सर कंफर्म नहीं सर। चलिए, नरसिंहपुर से आप हैं, नरसिंहपुर के संबंध में कुछ बताएं सर। उपलब्धियों के सर, हाँ, जो भी बता सकते हैं नरसिंहपुर जिले के संबंध बताएं। सर तो सभी ऑल ओवर होता है। ये सर सर जो नरसिंहपुर जिला है वो मध्य प्रदेश का लगभग सेंटर है। तो यदि भौगोलिक रूप से देखा जाए तो वहाँ पर कृषि भी अच्छी होती है, चरनों मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। वनों की कहाँ पाई जाती है काली सर? मृदा? ये कलमेटा हार गांव है, करेली तहसील में उपलब्ध है। तो वहाँ पर ये मिट्टी उपलब्ध होती है। क्यों फेमस है ये? सर उपजाऊ बहुत है काली मृदा। कैसा फेमस है, देश में कि एशिया में? सर एशिया में फेमस है। एशिया में, हाँ ठीक है। और सर
जो मतलब कि जो बाउंड्री है नरसिंहपुर जिले की, वो नर्मदा नदी से भी प्रवाहित होती है। वहाँ पर वन भी उपलब्ध है, वहाँ पर अच्छी मिट्टी भी उपलब्ध है। इसके साथ साथ वहाँ पर सर अभी गुड़ का उत्पादन भी अच्छा होता है। वहाँ पर हमने गुड़ के उत्पादन के साथ साथ वहाँ पर हमने गुड़ की जो खोई होती है या जो राख होती है, उससे अभी हमने पोटाश उर्वरक को उत्पादन करने की तकनीकी भी विकसित कर ली है। राख? यस सर। गन्ने से राख? सर जो उसकी खोई है उसको जलाते हैं तो उसका अभी यस सर, उसका भी निदान नहीं हो पा रहा था। तो ये अभी खोज हुई है कि उसमें पोटाश उपलब्ध होता है, तो यदि हम उस पोटाश का भी उपयोग कर लेंगे तो हमें उर्वरक की समस्या नहीं होगी। पोटाश उर्वरक हमें इससे मिल सकता है। वहाँ नरसिंहपुर की 3 कमियां बताओ, नरसिंहपुर में ऐसी कुछ समस्याएं बता दो। यस सर। नरसिंहपुर में कुछ ऐसी समस्याएं जिन्हें दूर किया जाए, सर बड़ी समस्याएं। यस सर। सर वहाँ पर बहुत बड़े उद्योग नहीं लगे हुए हैं, जिससे कि रोजगार मतलब उद्योगों में जो संलग्न होना चाहिए था वैसा नहीं है, ज़्यादातर कृषि से संबंधित है। दूसरा ये है सर कि स्वास्थ्य की वहाँ पर थोड़ी सी समस्या है कि बहुत बड़े अस्पताल नहीं है। या तो हमें बाय रोड नागपुर जाना पड़ता है, या तो हमें अगर उससे भी तो मतलब कि अगर थोड़ा सा इमरजेंसी है तो हमें जबलपुर की ओर रुख करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। दूसरा सर 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी साक्षरता तो बहुत अच्छी थी, लेकिन महिलाओं की साक्षरता 62% थी। तो हमें महिलाओं के क्षेत्र में भी थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। महिलाओं सर शिक्षा के क्षेत्र में उनकी साक्षरता को बढ़ाना होगा। जैसा कि लगभग 85% पुरुषों की साक्षरता है और तुलनात्मक रूप से महिलाओं की साक्षरता बहुत कम है, 62%। एक और लास्ट क्वेश्चन, आपको इसमें लिखा जबलपुर रोड हरदौल वार्ड। यस। हरदौल के संबंध में जानते हैं? यस सर। हरदौल की मनौती। यस सर। क्या है ये सुनाओ। सर जानते हो तो? हरदौल की मनौती नहीं पता, लेकिन हरदौल जी के बारे में बता सकते। हाँ, मनौती कोई कहता है। जो बुंदेलखंड में सर ओरछा में जुझार सिंह जी राजा थे, उनके छोटे भाई हरदौल जी थे, तो वो दीवान के रूप में वहाँ पर नियुक्त थे। तो जब उनका देहावसान हुआ तो उनकी समाधि पर उनकी बहन उनको विवाह के लिए न्योता देने के लिए गई थी। तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि हरदौल जी उसने न्योते को स्वीकार किया था और वो विवाह में आए भी थे। और बस उस घटना के बाद से सभी विवाह उत्सवों या जन्मोत्सवों को बुंदेलखंड में हरदौल की मनौती गाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि बाबा हरदौल जो है वो आते हैं और एक भगवान का दर्जा भी उनको दिया गया। क्यों दिया गया? भगवान का दर्जा क्यों दिया गया? वो तो आपने घटना बता दी। यस सर, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि वो आकर आशीर्वाद देते हैं विवाह में। कहा जाता है कि परिवार में इनको जहर दिया गया था, ऐसा? सर परिवार में जहर नहीं दिया गया था, ऐसा अफवाह हो गई थी कि मतलब कि उनके जो भाभी जी हैं उनके साथ उनके संबंध हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन्होंने स्वयं जहर पी लिया था। इसलिए उनको समाज में अच्छी नज़र से देखा जाने लगा, उच्च नज़र से देखा जाने लगा। ये किसी महिला की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन्होंने जहर पिया, जबकि उन्हें पता था कि उसमें जहर है। यस। वो भाभी से ही उन्होंने जहर हाथ से खाया, स्वयं लेकर बस इसलिए कि उनकी मान और मर्यादा की प्रतिष्ठा की स्थापना की जा सके, इसीलिए उनको मानते हैं। समझ गया ना? अच्छा जवाब दिया, गुड। चलिए, सो गुप्ता जी बताइए, गुप्ता लोगों के बारे में। आपके जो सरनेम है, गुप्ता लोग कौन होते हैं, सरनेम क्यों पड़ी आपकी? सर ऐतिहासिक रूप से ऐसा माना जाता है कि जो वैश्य वर्ण थे उनके पीछे गुप्त शब्द को लगाया जाने लगा था, और समय के हिसाब से वो जब इंग्लिश में लिखा जाने लगा तो GUPTA लिखा जाता है, तो गुप्त से वो गुप्ता हो गया है सर। तो और सर तो आप गुप्त वंश से हैं क्या? सर अलग अलग मान्यताएं हैं गुप्त वंश के बारे में, जैसे कि नासिक पत्र, प्रभावती गुप्ता जी का जो नासिक पत्र है वो नासिक है कि पूना है? नहीं सर, नासिक पत्र है। सही बोल रहे हो? आप कौन से गुप्ता हैं? मैं कंफर्म कर लूँगा। आप कौन से गुप्ता हैं? सर मैं यूपी से हूँ और रोनिहार समाज है। नहीं, कोई दशोरे गुप्ता होता है, कोई लाला गुप्ता होता है। मुझे जानकारी नहीं है, हम लोग यूपी से आए हैं, तो मतलब मेरा परिवार गोटे गांव में हम लोग। अच्छा, यूपी का आपने नाम लिया, यूपी में कहाँ से आए? यूपी में सर चुनार जगह है, वहाँ से मेरे दादाजी। अभी एक प्रयागराज में एक घटना हुई जिसमें पुलिस कस्टडी में
दो लोगों को अचानक से तीन आए नकली पत्रकारों ने शूट आउट कर दिया, जिसके कारण अभी पूरे यूपी में धारा 144 भी लगी हुई है। आपके हिसाब से क्या हुआ, सही हुआ गलत हुआ? सर किसी भी और साथ ही साथ इसी में एक और है कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनके पुत्र का एक दिन पहले ही इनकाउंटर किया गया था, तो ये भी एक प्रकार से प्री प्लानिंग साजिश है। आपका क्या मानना है, सही हुआ गलत हुआ कि उनका भी इनकाउंटर कर देना था? सर एनकाउंटर की जो घटना होती है वो अगर जानबूझकर की जाती है तो ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, उस पर जांच करना, और जो न्याय का कार्य होता है वो न्यायालय का कार्य होता है। और दोनों घटनाएं अलग अलग हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि जो उनके अतीक अहमद के पुत्र थे असद, उनकी एनकाउंटर में डेथ हुई है, और पुलिस का कहना है कि ये प्रतिक्रिया स्वरूप हुई है कि जो उमेश पाल की हत्याकांड में वो आरोपी थे, उनको पकड़ने के लिए वो लोग जा रहे थे और रिवर्स फायरिंग में उनकी मृत्यु हुई है। और जो अतीक अहमद की मृत्यु हुई है वो पुलिस सुरक्षा को भेद कर हुई है। तो यदि किसी व्यक्ति की पुलिस सुरक्षा को भेद कर मृत्यु होती है, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा की चूक है और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। और इस संबंध में और बट उनके ऊपर तो 100 से ज्यादा आपराधिक थे, मुकदमे दर्ज हैं। 2006 का मर्डर केस है जिसमें अभी तक उनको कन्विक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं लगता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? आपका क्या पॉइंट है, मतलब आप आपका स्टैंड बताओ। सर मेरा स्टैंड ये है सर कि यदि पुलिस कस्टडी में किसी की मृत्यु होती है, इस तरीके से मारना गलत है। जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है, उन्हें एक प्रोसेस के थ्रू हम ले जा रहे हैं, उन्हें हमने गिरफ्तार किया, उस पर जांच हो रही है। चलिए छोड़िए, मैं आपसे इसी संबंध में एक और प्रश्न पूछता हूँ। मान लीजिए आपको हम डीसीपी बना देते हैं या डीएसपी बना देते हैं, और आपको एक केस दिया जाता है जिसमें, जैसे कि हैदराबाद में घटना हुई थी कि कुछ लोगों ने मिलकर एक डॉक्टर पर्सन थी, गर्ल, उनको किडनैप कर लिया था एंड दे रेप्ड हर, एंड देन उनको बाद उन्होंने फायर कर दिया था। काफी लोगों का पूरे भारत से ये था कि उनको भी सेम सजा मिलना चाहिए, और बाद में उनका इनकाउंटर हुआ। मान लीजिए आपके जो प्रभावी क्षेत्र है उसमें इस प्रकार की कोई घटना हो जाती है, जैसे गैंगरेप जैसा कुछ हो जाता है, जिसमें पूरे आपके जिले से आप पे प्रेशर होता है कि उनका भी इनकाउंटर कर देना चाहिए, वरना वो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो आपका क्या स्टैंड है? आप करेंगे इनकाउंटर या नहीं करेंगे? सर जनता मेरे ऊपर कार्रवाई करेगी। हाँ, जनता भड़क सकती है, जनता किसी को कंट्रोल करना आसान नहीं है। जनता देखो, जनता जनार्दन सर्वोपरि है और वही राज करने का अधिकार देती है, और जनता जनार्दन कह रही है कि आप तो मारो उनको, क्योंकि सारे सबूत उनके खिलाफ है, उन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया और वो समाज में रहने लायक नहीं है, इनकाउंटर करो। बहुत प्रेशर है, सोसाइटी का तो प्रेशर होता ही है पुलिस पे। यस सर, यदि ऐसी घटना घटती है तो सर मैं जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करूंगा और उस संबंध में कार्रवाई करके क्या कार्रवाई करेंगे? इनकाउंटर करो सीधा, वो तो बोल रही है। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल के अंतर्गत आ जाता है, और इस तरीके का जो कार्य है पुलिस को करने का अधिकार नहीं है। जब तक क्यों अधिकार नहीं है? पुलिस तो करती रहती है, हर रोज 144 एनकाउंटर हुआ यूपी में अभी एक साल के अंदर, जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से। सर लेकिन वो प्रतिक्रिया स्वरूप हैं, वो सिद्ध नहीं हुए हैं कि वो मतलब कि वो जानबूझकर या फेक एनकाउंटर किए गए। उनके संबंध में समिति भी बनाई जाती है। क्या कौन था अध्यक्ष समिति का? किस समिति का? इनकाउंटर इलीगल कब माना जाता है, क्या क्या क्लॉजेस हैं उसके? सर वो मानवाधिकार समिति का गठन होता है उसमें, और वो जांच करती है उसको। इससे रिलेटेड एक हिंट देना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है। आप बता सकते हैं वो जज कौन थे और समिति ने क्या निर्णय लिए थे? अच्छा, चलिए, आपकी जो हॉबी है वो है सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में देखना। कौन कौन सी पिक्चरें देखना पसंद है आपको, मूवीज? सर ज्यादातर मुझे वो मूवी पसंद है जो सामाजिक भावनाओं। नाम बताइए। जैसे कि वर्तमान में अभी मैंने देखी है एक डॉक्टर जी मूवी, अनुभूति कश्यप ने डायरेक्ट करी है, जिसमें पुरुषों के डॉक्टर जी मूवी का नाम, गायनेकोलॉजिस्ट जो बनते हैं वो ज्यादातर स्त्रियां बनती हैं। उसमें ये दिखा है कि पुरुष भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। ये कहाँ सामाजिक मुद्दा है? ये तो एक निजी मुद्दा है मेरे हिसाब से। कोई महिला पुरुष को अपनी समस्या नहीं बताना चाहती है तो महिला का है। ऐसे कई अस्पताल बता दूंगा मैं जहां पर महिलाएं खुद पुरुष के यहाँ जाके
प्रसूति करवा रही हैं, क्यों? बिकॉज दे आर डूइंग वेल देन फीमेल गायनेकोलॉजी। तो मेरे हिसाब से तो सामाजिक मुद्दे पे नहीं है। लेकिन सर समाज, पुरुष भी तो समाज का ही भाग है, तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक मुद्दा ही तो है। अच्छा, इसके अलावा सर मैंने सर दंगल मूवी देखी थी। उसमें जो बच्चियां हैं उनको खेल में भाग, उसमें उनके पिता उनको खेल में भाग दिलाते हैं। समाज के विरुद्ध समाज उन्हें मना करता है कि आप जो लड़कियां हैं वो खेल नहीं सकती हैं या अदर सेक्टर से भाग नहीं ले सकती हैं, क्योंकि उनका कार्य घर पे ही रहना है। तो कहीं ना कहीं वो मानसिकता को तोड़ता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप सामाजिक मुद्दे को लिख रहे हो, लेकिन ये दोनों मूवियां सामाजिक मुद्दे को ना उठाकर एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है, किसी निजी को है। कोई ऐसी मूवी बताइए जिसमें पूरे समाज को दर्शाया गया हो कि ये एक मुद्दे पे चल रही है। सर जो जैसे कि मैंने आपको जो मूवियां बताई, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरे समाज को ही तो प्रभावित करती हैं। ये आपसे पूछा गया कि किसी एक मूवी को ऐसा कोई बताइए जो पूरे समाज को प्रभावित करती है या उसका पूरा समाज का परिदृश्य दिखा देती हो। कोई एक मूवी देखने का क्या है, मेरे पास ज्यादा समय ही नहीं है। मैं चाहता हूँ बस एक मूवी देखूं और मुझे हिंदुस्तान का चेहरा नजर आ जाए, या पर्टिकुलर मध्य प्रदेश का आ जाए, या हमारे समाज को बताती है। ऐसा याद नहीं कर पाऊंगा। गिटार में कोई आपकी सबसे फेवरेट धुन जो आप बता सकते हैं गिटार में आप बजाते हैं? सर एक दबंग में जो उसका इंट्रो बजता है, वो मैं कोशिश करता हूँ बजाने की। अच्छा, ये सारे गा मा पा धा नी सा क्या होते हैं ये? और सुर है सर, ये सुर है। क्यों बनाए गए सुर? सर जो संगीत है वो फ्रीक्वेंसी पे कार्य करता है कि हर क्या फ्रीक्वेंसी होती है सा की? सर वो गिटार पर निर्भर, मतलब मैं नंबर्स में नहीं बता सकता। नंबर्स में, हर्ट्ज में नहीं बता पाएंगे। अच्छा, हर्ट्ज क्या है ये? आवृत्ति आवृत्ति। अच्छा, चलिए अब आपके 5 मिनट है शैक्षणिक मुद्दे पे आते हैं। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, am I right? आपने 2009 में 10th किया, 2011 में 12th किया, दोनों में 83-84% रहे। फिर आप RGPV कॉलेज गए, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज, ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने BE किया मैकेनिकल में। 2015 से 2023 तक आप क्या कर? सर 2015 से मैंने कोचिंग की, उसके बाद सर मेरा 1 साल प्री नहीं निकला था सर। कौन से साल प्री? सर जो 16 और 17 में प्री हुआ था वो मेरा निकला नहीं था। उसके बाद मेरे लगातार प्री निकले और मैंने मेंस भी उसमें दिया हुआ है। अच्छा, तो 2018 का दिया आपने? यस सर, 18, 19, 20 दिया। 20 तीनों का इंटरव्यू हो गया? नहीं सर, ये पहला इंटरव्यू। ये पहला, तो बाकी में मेंस नहीं निकला? नहीं निकला। तो आप ऐसा बताइए ना कि 16 में आए, अभी किसी में सफलता मिली आपको? सर मेरा इंटरव्यू अभी ये पहली बार। ये पहली बार। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो अच्छी ब्रांच है। आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं IAS की तैयारी करके गवर्नमेंट सेक्टर में मैकेनिकल इंजीनियर बनवा? रेलवेज में तो बहुत वैकेंसी निकल रही है। यस सर, लेकिन मैं सिविल सर्विसेज में ही आना चाहता था। क्योंकि सर पहला रीज़न ये है सर कि जो 12th से मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की थी, ऐसा मतलब सोशल परसेप्शन होता था कि जो पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको डॉक्टर या इंजीनियरिंग में ही भाग लेना चाहिए। तो और मेरे आसपास भी सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जा रहे थे, तो मुझे भी इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जाना पड़ा। और वहाँ पर मुझे अदर एग्ज़ाम्स के बारे में भी जानकारी हुई और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में जानकारी हुई। इसलिए मैंने फिर सिविल सर्विसेज के लिए चुना, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी भी है और सरकार जो अधिकारियों को अथॉरिटी भी देती है कि आप अपने कार्यों में डिसीजन मेकिंग। सेम क्वालिटी रेलवे के मैकेनिकल इंजीनियर को, लेकिन सर वहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं होती है। आप एक ही विभाग में रहते हैं, आप एक ही क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेकिन वैसा सिविल सर्विस क्या कर लोगे आप डाइवर्सिटी रख के? क्या सर अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने में क्या कर लोगे? उससे होगा क्या सर? उससे सर कभी भी आप मास्टरी कायम में किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज है ना? तो अब यदि बहुत ज्यादा आप डाइवर्सिटी रखते हैं तो क्या करोगे? उससे क्या होगा? सर डाइवर्सिटी होने से किसी भी व्यक्ति को हमेशा हतोत्साहित नहीं होता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि यदि आप एक ही क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं तो व्यक्ति के अंदर कार्य करने में थोड़ा सा कभी कभी मन नहीं लगता है कुछ लोगों का। तो
यहाँ पर सर को बीच में रोका है, फिर एक सवाल और यहीं पे पूछूंगा आपसे। तो कुम्हार यदि मटके बनाता है तो क्या उसका मन नहीं लगता है? वो एक ही सर, काम कर रहा है। यस सर, लगता लोहार है, केवल लोहे के काम कर रहा है, लेकिन क्या उसको सोना का भी काम करना चाहिए? लेकिन सर जो अलग अलग कार्य करते हैं वो लोग, वो हमेशा वो ऐसा माना जाता है कि उनका प्रोत्साहन कभी कम नहीं होता। और यदि और जिस तरीके से सिविल सर्विसेज में कार्य किए जाते हैं, और जो भी कार्य सिविल लोक सेवक करता है, जनता भी उसको प्रोत्साहित करती है, उस सम्मान की नज़र से देखती है, तो उसे भी कार्य वो भी अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहता है, जिससे कि उसे भी जो एक इनर मोटिवेशन मिलता है जनता से, वो भी सर एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्या पर्पस है? फ्लूइड मैकेनिक्स सर, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत फ्लूइड का यूज़ किया जाता है, फ्लूइड के मोशन का यूज़ किया जाता है मशीन्स को चलाने के लिए। डेंसिटी क्या होती है? सर डेंसिटी बताती है कि किसी पदार्थ में अणु की दूरी क्या है। जैसे कि ठोस में अणुओं की दूरी बहुत पास होती है, सघन होती है, तो उसका घनत्व अधिक होता है। जल में अणुओं की दूरी अधिक होती है तो उसका घनत्व उससे भी कम होता है, और गैसेस का घनत्व कम होता है क्योंकि उनकी अणुओं की मध्य की दूरी अधिक होती है। ये अपन एलपीजी बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको बोलते गैस है। जब हम इसको या गैस चालू करते हैं तो गैस आती है, लेकिन जब हम टंकी लाते हैं तो ये लिक्विड में होती है। सर क्यों? क्योंकि गैसेस को जब संपीड़ित करके भरा जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में भरी जाती है, और तो उस टाइम उसकी डेंसिटी बदल जाती है। ये सर संपीड़न करते हैं तो अणु अधिक पास आते हैं, जिससे कि वो तो लिक्विड और ज्यादा संपीड़न करके उसको ठोस क्यों नहीं कर देते? प्रवाह का गुण खत्म हो जाएगा सर, और वैसा करना संभव नहीं क्योंकि वो अवस्था परिवर्तन भी के कारण। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि जो नर्मदा माता का आपने बताया कि वो पश्चिम की ओर बहती है, तो मेरा ये सवाल है कि इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कोई रोल है क्या? ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि फ्लूइड का कोई मां नर्मदा के पानी में कुछ, जल में कुछ ऐसा खास है, और मैकेनिकल साइंटिफिक रीजंस है, कुछ ऐसा है क्या फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई रिलेशन? सर जो जल है उसकी श्यानता के कारण वो प्रवाहित होती है, इस गुण के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नदियां प्रवाहित होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है वो आपका पूरा जितना रिसर्च होता है, चाहे वो भाभा में जा सकता है, इसरो में जा सकता है, वो देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। ऐसा नहीं लगता आप मैकेनिकल इंजीनियरों के सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, मतलब देश को उम्मीद है आपसे रिसर्च करने की, आप भाभा ज्वाइन करो, आप एटॉमिक रिसर्च बना सकते हो, आपने नाम सुना होगा। तो ऐसा नहीं लगता आपने भाभा, इसरो तैयारी करी थी या नहीं करी उनकी? नहीं सर, मैंने टेक्निकल की इंजीनियरिंग के बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन किया था। 9 साल हो गए इधर के प्रिपरेशन करते करते, शायद से हो सकता है उधर ट्राई करते तो जल्दी हो जाता, आपका नॉलेज तो अच्छा है मैकेनिकल में। लेकिन सर मेरा मतलब इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज की तरफ हो गया था, तो मैं इस ओर आ गया। चलिए सर। आशुतोष का अर्थ आपने बताया क्या? सर जो शीघ्र प्रसन्न होने। हाँ, और इनका तात्पर्य कौन से भगवान से? भगवान शिव से। तो श्री का अर्थ क्या हुआ? श्री का अर्थ देवी जी से। देवी कौन सी देवी की बात करते हैं? सर दुर्गा जी से। दुर्गा सही बोल रहे हो। सर जैसे हमारे यहाँ राजराजेश्वरी देवी जी हैं। तो श्री का मतलब श्री जो लगाया जाता है सर, वो कौन सी देवी से संबंधित है? श्री विहीन हो जाना नहीं सुना कभी, विचार करो। सर स्पेसिफिक नहीं बता रहा। तो चलिए मैं केवल 2-3 सवाल पूछूं आपसे। अगला सवाल है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यस है ना? आप क्या करोगे ऐसा कि सामान्य वर्ग या अगड़ी जातियों को, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उन्हें अगड़ी जातियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाओ? यस सर। क्या कर सकते हैं? सर 5 चीजें गिनाओ। सर इसके लिए हमें पहले शिक्षा का दायरा बढ़ाना होगा। उसमें जो क्यों? तो आप शिक्षित हैं, उसके बाद में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में हैं। क्योंकि सर आय कम है। मेरे पिताजी की 8 लाख रुपए से जो उसमें मेंशन है, उससे आय मेरे पिताजी की कम है। हम न्यूनतम उपभोग के स्तर को तो प्राप्त करते हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया रखा गया है 8 लाख रुपए का,
वो उसको प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में शामिल हूँ। तो हमें यदि कार्य करना है तो पहले हमें उनके जो आय के स्रोत बढ़ाने होंगे, जिसके लिए हम शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होगा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उस पर काम। केवल शिक्षा बढ़ने से आय बढ़ सकती है, लेकिन उसके साथ साथ तकनीकी संस्थान और उद्योगों की स्थापना, जो जैसे कि हमारे यहाँ पूंजी गहन उद्योगों की स्थापना अधिक होती है, श्रम गहन उद्योगों की स्थापना नहीं होती। और जो लघु, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो हमें पूंजी मतलब श्रम आधारित इंडस्ट्री को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। यस सर। मतलब टेक्नोलॉजी का कम यूज करके श्रम को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। टेक्नोलॉजी का भी यूज करना चाहिए, उसमें भी हमें श्रम की तो आवश्यकता होती है, होनी चाहिए। फिर कंप्यूटराइज, और यदि अपने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो क्या सर, कंप्यूटराइज तकनीक का उपयोग किया जाता है, लेकिन जो मशीन्स होती हैं उनकी भी एक लिमिटेशन होती है, जिसके बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन इमोशन। सर, हमें स्वास्थ्य पे भी कार्य करना चाहिए कि जो जैसे कि महिलाओं को उससे आर्थिक रूप से कमजोर सर, से कैसे, जैसे कि महिलाओं में जैसे कि एनीमिया की रोग वगैरह आदि की कमी देखी जाती है। यदि हमारी महिलाएं भी कार्य कर घर के सर, और पांच चीजें आपको गिरानी थी, चलिए ठीक है। नर्मदा जी के बारे में आप बताओ कि सबसे कम चौड़ाई नर्मदा जी की कहाँ है? आपने तो लंबाई बताई है, तो लंबाई तो आपने बता दी, सबसे कम चौड़ाई कहाँ है? सर, गुजरात के स्थान पर ये। गुजरात में कहाँ? सर यस सर, ये मेंस में भी आया था, लेकिन मुझे याद नहीं। बताना पड़ेगा। नहीं सर, ये मुझ पर बताना पड़ेगा। 3 नंबर में आया था, मुझ पर बना नहीं। तो आपने उसकी जानकारी क्यों नहीं? उसके बाद में कलेक्शन क्यों नहीं किया आपने जानकारी? भाई आपने प्रशासनिक, जबकि आपको मालूम है, जैसे सर बता रहे हैं कि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, और आपको मालूम भी बढ़िया ये चीज है, और मेरे से नहीं बना, फिर भी आपने जानकारी। सॉरी सर, मेरी सॉरी क्या होता है? इससे ये समझ में आता है कि आप अवेयर नहीं हैं। नहीं सर, मुझे उस समय राज्य भी नहीं पता था, लेकिन मैंने गुजरात, मुझे पता कि मैंने जैसे अपने फ्रेंड्स से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ये स्थान गुजरात में, लेकिन स्पेसिफिक स्थान मेरे हिसाब से तो उद्गम पे ही होना चाहिए, उद्गम होते से चौड़ाई कम होती है ना, तो फिर गुजरात में तो सर 2 स्थानों के बीच में सर नहीं, ये ऐसे ठीक है, जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू। बैठ जाओ। मेरी तरफ से मैं 2 पॉइंट बता देता हूँ। आशुतोष, ऐसे गोलमाल नहीं करना है। 5 पॉइंट बोले तो फटाफट अपने को पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि आपने लिखा है आर्थिक रूप से कमजोरी। यस सर। और आपने मेंस में पढ़ा होगा कि आर्थिक रूप से कमजोरी को दूर करने के लिए हमारे देश में और भारत में, मध्य प्रदेश में क्या व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, आज निकालो पॉइंट। एक पॉइंट। दूसरा, आशुतोष, श्री का लक्ष्मी जी का से मतलब है, आपने श्री लिखा है साहब, पहले दिखेगा, दिखने वाले को पकड़ो, है ना। जबलपुर जो प्लेस है जहाँ भेड़ाघाट है, वहाँ बंदर कूदनी है। जबलपुर आपका जन्मस्थल है, आपने लिखा है, बंदर कूदनी में सबसे छोटी, सबसे कम चौड़ाई होती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बोलना नहीं, या तो सॉरी बोलना है, लेकिन होता है आपने जैसा आंसर दे दिया, इसका मतलब है कि आपने क्या किया, है ना, कि आप घुमा रहे हैं बोर्ड को, तो ऐसा काम नहीं करना है। और आशुतोष, एक बात और, हाँ, आपका वहाँ पे भी हॉबी बहुत कमजोर है, जैसे सर ने सवाल पूछा वहीं पे आपने कौन सी, स्पेशली कौन सी सामाजिक मुद्दों पर बॉटर मूवी ले लेना, एक बॉटर, जान इब्राहिम की मूवी है बॉटर, वो एक्चुअली किस पर है, विधवाओं की स्थिति के कंडीशंस में, उसको देखना एक बार। इसी पे मैं भी दूंगा, पहले सर से फीडबैक ले लो, क्योंकि वो जो मूवियाँ थी ना, वो देखो सामाजिक मुद्दे, मेरी बात समझो, थोड़ा सा पक्ष है वो उनके, ऐसा नहीं है कि एक बात बताइए, इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री बन गई थी, तो जब सामाजिक मुद्दे इतने खराब, तो पूरा समाज थोड़ी ना खिलाफ है। कई वर्षों से महिला पहलवान ही नहीं से, और हमारे यहाँ बहुत सारे महिलाएं स्पोर्ट्स में, पीटी उषा कब से उनको मूवी बनाना थी, बना दी। जैसे अभी वो एक आई है, वो कौन सी बाई आई है, वो काठियावाड़ी वाला, वैश्यावृत्ति वाली जो है, वो ना उसकी आलिया भट्ट की जो है, कौन सी है वो, काठियावाड़ी, गंगूबाई, ये वैश्यावृत्ति पर उनके मान सम्मान की बात है, ये वैश्यावृत्ति वाली हो गई, या ये पर हमने क्या कहा है, तो विधवा वाली जो है, वाटर पहले देख लेना, फिर जवाब देना। जान इब्राहिम की मूवी है, उसमें पूरी विधवाओं की स्थिति दिखाई गई, उनकी बुरी से बुरी हालत, कैसे जीवन उन्होंने जिया, ये सब दिखाया गया।
और एक और आई कांटेक्ट सबसे हाँ ये पॉइंट है, शायद पहले कहीं इंटरव्यू दिया है वहाँ समझाया होगा कि उसी से बात करनी है ना, यही समझाया क्या? नहीं सर, मतलब लिखा हुआ तो पढ़ा है, मतलब नहीं लिखा हुआ पढ़ना नहीं, देखो थोड़ा व्यवहारिक होना है। एक सिविल सर्वेंट जो होता है ना बहुत व्यवहारिक चीजें काम करता है, बंद कर नहीं काम करता है कि ये लिखा दी तो ऐसे ऐसे काम करना, इनकाउंटर करने की जरूरत पड़े तो कहीं लिखा हुआ छत से एक तरफ फटाफट एक ही काम निपटा दे, है ना। तो बात ये है कि आपको थोड़ा सा नजर सब तरफ, है ना। और तीसरी बात जैसे सर ने सवाल पूछा था हठ योग पढ़ लो, आपका नाम है ना, हठ योग सब्जी वाला मामला है। योग आया तो फिर क्या आना चाहिए आपको, योग का मतलब क्या है, योग में कितने योग होते हैं, कितना अष्टांग, कितने अणु होते हैं वगैरह ये सब, ठीक है सर। और आई कांटेक्ट, हाँ ये मेरी बातें होगी सर, आप बताइए क्या होगा। सबसे पहले तो अभी सर ने बता दिया हठ योग पहले सीखिए। सबसे पहले उसकी जनक ही माने जाते हैं भगवान, महेंद्र समझ गए ना। भगवान शंकर तो आस्तुष जो आपने अभी कहा, जो भगवान शंकर का जो है ना कि मतलब जो बाहर चित्त को एक स्थिर करना, इसको लगा दे चित्त को अंतर विकारों से स्थिर करना ही कहीं ना कहीं है, समझ गए ना। तो ये कहलाता है। देखो दो तीन चीजें हैं। तिवारी जी, मेरा ये मानना है कि अगर आपने गिटार बजाना लिखा, हाँ हाँ, मैं थोड़ा डिटेल दूंगा। आप पहले तो मैं पॉजिटिव बात आखिरी में बताऊंगा। हाँ बेदा ना बेदा। पहला तो ये है कि गिटार बजाना तो उन्होंने सारेगामा पधनिसा की हर्ट्ज पता करना है, अपर पे भी और लोअर पे भी, क्योंकि तुम्हारी हॉबी है गिटार बजाना, और अगर आप गिटार बजाते हो तो आपको हर्ट्ज पता होना चाहिए, तो आप मैकेनिकल इंजीनियर। बात समझ में आ गई? आवृत्ति के बारे में पता कर लेना। दूसरा, सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में देखना। मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में देखना है। तुम्हारा बहुत अच्छा बोल रहे हो, लेकिन क्या है कुछ चीजों को थोड़ा समझिए। पूरा काम होता है तुम पर क्वेश्चन कौन से उठेंगे, जबलपुर का जवालीपुर और नरसिंह, देखो एक तो ये, दूसरा गिटार का बजाने का लिखा तो है, और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में देखना है। देखो एक बात बताता हूँ, दंगल अच्छी मूवी है, डॉक्टर जी अच्छी मूवी है, मैंने भी देखी कई बार, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा नहीं है, ठीक है। वो किसी दंगल मूवी उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में, डॉक्टर जी में उन्होंने बताया है कि कैसे क्या गायनकोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम, समाज नहीं हो। समाज का मतलब होता है पूरी एक छवि समझ में आए, एक समाज की विचारधारा समझ में आए। आगे गेटिंग में है ना। तो थोड़ी क्लासिक मूवी देखो भाई, और 2-4-10 क्लासिक मूवी के बारे में और देखना, ऐसा नहीं किसी से स्टोरी समझ, क्योंकि ये मेरा भी इंटरेस्ट है। और अभी मैं डॉक्टर जी के 10 चीज पूछ सकता था, मैं दंगल देख सकता था, मैंने से कोई वेब सीरीज नहीं होगी जो नहीं देखी होगी, या कोई मूवी नहीं होगी जो नहीं देखी होगी। बात समझ में? तो उसके बारे में तुम हॉबी में कमजोर हो, उस पर काम करने की जरूरत है। मैकेनिकल का है नॉलेज तुमको, वो तुमने आंसर बहुत प्यारा दिया था, अणु वाला, डेंसिटी वाला, फ्लूइड मैकेनिक्स पूछा जाएगा मैकेनिकल। रेलवे वाला तुमने कहा कि हाँ मैं फोकस्ड हूँ, मैं मानता हूँ भाभा अच्छा है, इसरो अच्छा है, लेकिन एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये था, कोई एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेना। रिश्तेदारों में मैंने उनको देखा, उन्होंने समाज का कहते कि हम समाज का एक मुख बदल सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, वो एक हो सकता है। गैप के बारे में पूछा जाएगा तो देखो दो चीजें हैं। मेरे को ऐसा लगा कि तुम घुमा रहे थे असफलताओं, है ना। जैसे तुम्हारा पहले प्री नहीं निकला, फिर तुम्हारा मेंस नहीं निकला, और फिर अब साक्षात्कार, तो वो कहीं ना कहीं मेंस नहीं निकला, वो मेरे को पूछना पड़ा। तुम क्लियरली कह देना सर तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैं मैकेनिकल से था, मुझे शुरू में मीडियम की इशू आया, मुझे शुरू में सब्जेक्ट्स की इशू आया, तो मेरा इस कारण प्री नहीं निकला। उससे ये हो जाएगा कि भाई नहीं निकला, लेकिन हमने अपनी गलतियां समझी। दूसरा, मैंने तैयारी करी तो मेंस में था, मेरी राइटिंग स्पीड के इश्यूज थे, राइटिंग पे काम किया, ज्यादा डिटेल्ड नहीं हो पाता था। इंजीनियरिंग में था तो टू द पॉइंट आंसर लिखने की थी, लेकिन अब मैं ज्यादा पेनिट्रेट करने लगा क्वेश्चंस को, तो फिर मेरा मेंस में मैंने काम किया। और अब ये है कि मेरा प्री भी निकला, मेंस भी निकला, और अब इंटरव्यू है।
आर यू गेटिंग है ना। तो उसके बाद कहेंगे कि अब इंटरव्यू नहीं निकला तो क्या, कि ना कि नहीं सर मैंने ये पहले ही प्री में तैयारियां कर ली है, इसके लिए मैंने कम से कम 20 से ज्यादा मॉक, जितना भी तुम्हारा अकाउंट बने एंड सब इतने मैंने मॉक्स दिए, जितनी भी गलती हुई उन पे काम किया। ये है दो गोटे गांव को गोटे गांव क्यों कहते हैं सर ये पता कर लेना। सर इसके बारे में बहुत जानकारी ली, लेकिन नहीं पता करना पड़ेगा। दूसरा गुप्ता लोगों के बारे में पता करना, भाई गुप्ता होते दशौर्य गुप्ता होते हैं, लाला गुप्ता होते हैं, मैं गुप्ता नहीं हूँ फिर भी मेरे को गुप्ता के बारे लोगों के बारे में पता है ना। नेमा होते हैं तो क्या होते हैं, यूपी में क्या कर, वो तुमने सही कहा, बट उसको और रिजिड होना है कि सर जो वो है, देखिए पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। जो घटना हुई है वो घटना जो हुई है इनकाउंटर में लोढ़ा समिति है किसने सर बताए सर, वो सुप्रीम कोर्ट के वो जज थे ना जिन्होंने इनकाउंटर के रूल्स बनाए हैं कि ये होगा तो 24 घंटे के अंदर मानवाधिकार आयोग को सूचित करना पड़ेगी, जांच करना जरूरी है। वो डिसीजन आया था सर, फेक इनकाउंटर बहुत हो रहे थे, उसके बाद फिर उनने रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए। वो शायद वो केस था सर, बिल्किस बानो केस के बाद में। नहीं इनकाउंटर, हाँ उसके बारे में, वो फेक इनकाउंटर हुआ था, हाँ, पत्रकार का भी हुआ था। हाँ पत्रकार के इनकाउंटर, वो डॉक्टर वो जस्टिस लोढ़ा तो नहीं थे यार उसका पता एक बार इसको नहीं। नेट पे ये देख लो। इनकाउंटर का क्यों, अभी इनकाउंटर बहुत गर्म मुद्दा है बेटा, इस हाँ, पे पूछेंगे इसको इसी, बिल्कुल 100% और तुमने डीएसपी भरा ही होगा सेकंड है सर हाँ सेकंड ही भरोगे ना, सेकंड या थर्ड जहाँ पे भरोगे, लेकिन आएगा ना सामने। सर यदि प्रेफरेंस और फिर आपने क्या बोला अभी, एक चीज बोली थी मैं यूपी से, मैं यूपी से आपने शब्द वो कहाँ से आता है पॉइंट, जैसे यूपी से, शब्द अरे होता है। यूपी आया और इनकाउंटर ना आए हाँ डेफिनेटली। आप वो जो शब्द है तो बोलना ही नहीं है, यूपी आया और इनकाउंटर ना आए मैं मान ही नहीं सकता। माइंड में आया। लेकिन कभी ऐसे उत्तर प्रदेश का कोई स्थानीय पूछ लिया और फिर उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा तो तुमको आंसर देने भाई देखो ऐसा है, ये नहीं बोलूंगा। नहीं बोलना अपराध नहीं है भाई, नहीं बोलोगे यार, इनकाउंटर पढ़ लो ना, तुम डीएसपी भरोगे तो तुमसे इनकाउंटर पूछ सकते हो। पूछेंगे तो अपने को तैयार है ना। अब पॉजिटिव बात है, ड्रेस अच्छा है, तुम सरकारी जो है ना अधिकारी बनने का मटेरियल हो, थे हो रहोगे तो तुम्हारा इंटरव्यू निकलना तय है। अब तुम्हारे को कितनी जल्दी और कितनी अच्छी पोस्ट लेना उसकी मेहनत करना है। मोजे अच्छे हैं, कलर अच्छा है, डार्क शेड लिया अच्छी बात है, टाई का कलर शेड लिया अच्छी बात है। अंगूठी का पता नहीं है, शायद से अंगूठी नहीं पहनने सर ये हटा देना, तो वो फिर पूरा आ जाएगा। ये सोने में क्यों पहना, पन्ना क्यों पहना, पन्ना जिला होता है, पन्ने से फिर पन्ना, इससे क्या फायदा होता है, कितने गन उसकी पहनी, तुम ज्योतिषी में विश्वास रखते हो, इधर-उधर की बातें नहीं लाना, क्लियर लिखा। कैरेट का है, कैरेट क्या होता है, कैरेट क्या होता है, फिर स्टोन के अंदर कौन सी कंपनी, और जूते अच्छे हैं, परफेक्ट। बाकी ओवरऑल बढ़िया। चलो ओवरऑल ऑल द बेस्ट, बधाई एडवांस।